कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे राहुल जर्नल। और मेरा नाम है राहुल। और आज की क्लास में हम एक छोटा सा बहुत ही प्यारा सा एक इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक लेके आए हैं। वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बाद हम ये देखेंगे कुछ जो है लॉ ऑफ रोटेशन। एंड लॉ ऑफ रोटेशन पे लास्ट में प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। एंड ये जो है आपका लास्ट लेक्चर होने वाला है ग्रेविटेशन चैप्टर का। अभी तक हमने 3-4 लेक्चर हमने इसके कर लिए हैं और ये लास्ट चैप्टर है, सॉरी लास्ट टॉपिक है जो कि इसके कंटिन्यूएशन में है ये ग्रेविटेशन चैप्टर के। और ये टॉपिक लास्ट है और इसके बाद ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल और उसके बाद में धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी सी रहेंगी, अच्छे न्यूमेरिकल हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप सब कॉपी पेन निकाल के बैठिए। अगर क्योंकि ये फिजिक्स है तो अगर आप चीज़ों को समझना चाहते हैं अच्छे से, टॉपिक जो है कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से पकड़ना चाहते हैं तो कॉपी किताब पेन लेके बैठे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर आप खुद के नोट्स बनाएं तो ज़्यादा बेटर है। हालांकि मैं ये सोच रहा हूँ कि 1-2 दिन में आपको जो है हर एक चैप्टर के मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप उस लिंक से उसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं, जो है चैप्टर के नोट्स। बट स्टिल अगर आप खुद के नोट्स बनाते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट फिर भी अगर आप चाहें तो वहाँ से आप चैप्टर वाइज 1-2 दिन में आपको जो है मिल जाएगा हर एक चैप्टर। चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए जो है स्टार्ट करते हैं। दिसंबर का टाइम चल रहा है और बहुत ठंड पड़ रही है। फॉग बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, ऐसा कहा जाए तो ज़्यादा सही है। तो आइए इस प्यारे से मौसम में हम स्टार्ट करते हैं, हम पढ़ते हैं जो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल में, अब ये आर्किमिडीज है आर्किमिडीज है, थोड़ा सा कंफ्यूजन बना रहता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आर्किमिडीज, तो इसमें क्या है कि इन्होंने बेसिकली एक सजेशन दिया था। ये जो है मस्त अपने सपने में सोए हुए थे और जब ये सपने में सोए हुए थे तो इनको एक आइडिया आया। मतलब सुनने में ऐसे ही आता है, लिखा हुआ यही आता है। तो अब पढ़िएगा, आपको स्टोरी काफ़ी अच्छी लगेगी। तो ये सपने में सोए हुए थे और इनको सपना आया आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो हम अभी पढ़ेंगे। तो ये जो भी लॉ आप देखोगे ये इनके सपने में आया था। तो ये सो रहे थे बिना कपड़ों के। तो जैसे इनको सपना आया तो ये काफ़ी खुश हो गए थे, चिल्लाने लगे यूरेका यूरेका यूरेका। तो ये दौड़ते दौड़ते राजा के दरबार में चले गए। वहाँ पे उन्होंने बताया कि ये हुआ है और बाथ टब वगैरह लाया गया। फिर उन्होंने अपनी चीज़ करके बताई। मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ेदार स्टोरी है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी जो है अच्छा लगेगा। तो आइए आप जाके उसको गूगल पे गूगल कर सकते हैं या यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा अगर आप फर्दर स्टोरी जानना चाहते हैं। तो आइए, वो हमारा खैर कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न जो है ये टॉपिक है। तो हम पढ़ते हैं इन्होंने बेसिकली क्या लॉ दिया है। बेसिकली एक तरह से कोई लॉ नहीं है, ये लॉ नहीं कह सकता, एक तरह से सजेशन दिया था उन्होंने। तो क्या सजेशन था आइए देखते हैं। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे आपको ये बात पता है कि जो अपथ्रस्ट होता है, पिछले वाले लेक्चर्स में हमने अपथ्रस्ट के बारे में पढ़ा, बुयंसी के बारे में पढ़ा, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने किए थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको अपथ्रस्ट बुयंसी क्लियर होगा। अगर आपको अपथ्रस्ट क्लियर नहीं है कि अपथ्रस्ट क्या होता है, बुयंसी फोर्स क्या होती है, किन बातों पे डिपेंड करती है, तो आप इसके पिछला जो लेक्चर है, इसके पहला वाला जो लेक्चर है अपथ्रस्ट का, एक सेपरेट वीडियो पढ़ा हुआ है। उस वीडियो में मैंने काफ़ी प्यार से, काफ़ी डिटेल से अपथ्रस्ट के बारे में पढ़ाया है। तो अगर आपको थोड़ी सी भी डाउट है तो आप अपथ्रस्ट के बारे में जो है जाके उसको पढ़ सकते हैं। और अगर आप उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा आपको। ठीक है, हालांकि मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ मैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई मैं जो है वीडियो है मेरा तो मैं आपको भेज रहा हूँ, बट देख लेंगे तो आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा कि जो अपथ्रस्ट होता है, अपथ्रस्ट अपथ्रस्ट होता है वी रो जी। अपथ्रस्ट किसके बराबर होता है? वी रो जी के बराबर होता है। और जहाँ पे हमने देखा जो वी होता है, वी दिस इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्ज्ड। एंड ये जो होता है आपका वी जो होता है, दिस इज द डेंसिटी, द डेंसिटी, दिस इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। जिस भी फ्लूइड में आप इसको इमर्स कर रहे हो
उसकी डेंसिटी, और लास्ट में ये आपका क्या होता है, दिस इज द एक्सेलरेशन विच वी ऑल नो वेरी वेल। तो दिस इज एक्सेलरेशन, मतलब अपथ्रस्ट जो होता है किसी भी चीज़ का, वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड ये करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का कितना ज़्यादा पार्ट पानी के अंदर है। तो अगर आप ये चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे अच्छा अपथ्रस्ट मिले, तो आप क्या करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट जो है पानी के अंदर इमर्स करके रखो। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट जो है पानी के अंदर इमर्स रहेगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, अपथ्रस्ट आपको मिलेगा। दूसरा क्या है कि अगर आप ये चाहते हो कि भाई अच्छा खासा अपथ्रस्ट मिले, तो आप जो है और वाटर की डेंसिटी, फ्लूइड की डेंसिटी आप बढ़ा दो, है ना। जैसे कि रिवर होता है, नदी होता ही है, तो नदी में जब हम जाके नहाते हैं, तो नदी में नहाना मतलब नदी में फ्लोट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर हम कंपेयर करें उसको सी वाटर से। तो अगर आप कभी समुद्र वगैरह में गए हो, कभी आपको मौका मिला है बीच वगैरह पे जाने का, तो आप वहाँ पे अगर आप फ्लोट करने की कोशिश करते हो, तो फ्लोटिंग स्विमिंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया इज़ मच ईजियर देन फ्लोटिंग इन अ रिवर वाटर। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आपका सी वाटर होता है वो सॉल्टी होता है, तो सॉल्ट की वजह से उसकी जो डेंसिटी होती है वो थोड़ी सी हाइयर होती है इन कंपैरिजन टू आपका नॉर्मल वाटर। तो वहाँ पे आपको जो अपथ्रस्ट होता है वो ज़्यादा मिलता है, आपको वाटर ज़्यादा अपथ्रस्ट देता है इन कंपैरिजन टू दैट रिवर वाटर, तो जिसकी वजह से जो है आपको अपथ्रस्ट ज़्यादा मिलता है, तो तैरने में थोड़ी सी आसानी होती है। तो ये है कि अपथ्रस्ट जो है इन बातों पे डिपेंड करता है, और मुझे उम्मीद है आपको जो है पता होगा। तो अगर मैं इसी कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ, मान लेते हैं हमारे पास एक सिलेंडर है, अगर मैं यहाँ पे एक सिलेंडर ले लूँ, तो सिलेंडर से याद आया, आज मेरे दोस्त का सिलेंडर खत्म हो गया और किस्मत ऐसी है कि उसे कहीं सिलेंडर भी नहीं मिल रहा। खैर ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ पता नहीं। तो हमारे पास एक ये सिलेंडर है, और ये सिलेंडर जो है इसमें पानी जो है भरा हुआ है, पूरा लिक्विड भरा हुआ है। कोई मतलब पानी नहीं, पानी मेरे मुंह से निकल जाता है, बट कोई भी लिक्विड है, एक्सवाइजेड कोई भी लिक्विड हो सकता है, ठीक है। तो लिक्विड की जो डेंसिटी है वो रो है, लिक्विड की डेंसिटी क्या है, रो है, और इसके अंदर एक सिलेंडर आप एज्यूम करो, इसके अंदर एक सॉलिड सिलेंडर इमर्ज्ड है। इसके अंदर एक सॉलिड सिलेंडर इमर्ज्ड है, क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर इसके अंदर इमर्ज्ड है। और मान लेते हैं जो है टोटल हाइट इसकी कुछ भी है, लेकिन जो लिक्विड जो हाइट जो है पानी के अंदर है, मान लेते हैं ये एच हाइट इसके अंदर है, क्या है, ये एच हाइट इसके अंदर है। पानी के अंदर जितना पार्ट जो है ये जो है इसके अंदर है, वो मान लो एच हाइट इसके अंदर है, ठीक है। अब ये बताओ, जब ये सिलेंडर जो है पानी के अंदर जाएगा, तो ये सिलेंडर जब जाएगा तो ये कितना, हाँ इसका एरिया ही मान लेते हैं, इसका एरिया ए है, इसका एरिया कितना है, ए है। तो इसका एरिया क्या है, ए है। तो ये बताओ मुझे कि जब ये सिलेंडर इस लिक्विड के अंदर जाएगा, तो ये कुछ ना कुछ वाटर डिस्प्लेस करेगा कि नहीं करेगा। अगर ये मान लेते हैं ये कंटेनर एकदम फुल, एकदम टॉप पे भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, एकदम कंटेनर एकदम एकदम वाटर टिल बॉटम तक भरा हुआ है, तो जब आप इसके अंदर क्या करोगे, सिलेंडर इमर्स करोगे, तो ये कुछ ना कुछ वाटर को डिस्प्लेस करेगा कि नहीं करेगा, डिस्प्लेस करेगा ना। तो ये जो है, जब मैं इस ऑब्जेक्ट को इस सिलेंडर के अंदर इमर्स करूंगा, तो इमर्स करने से क्या होगा, ये कुछ ना कुछ वाटर डिस्प्लेस करेगा, वाटर डिस्प्लेस करेगा। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड है, ध्यान से देखना, ये जो अपथ्रस्ट वी रो जी होता है, और इसमें जो वी होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड, क्या मैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स की जगह पे लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, लिख सकता हूँ कि लिख सकता हूँ। भाई कितना फ्लूइड डिस्प्लेस होगा यहाँ से, अगर ये पूरा कंटेनर एकदम ऊपर टॉप तक भरा हुआ है, तो जब मैं इसके अंदर ये जो है सिलेंडर इमर्स करूंगा, तो ये कितना जो है वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, जितनी इसकी जितना पार्टिकुलर ये वॉल्यूम होगा उतना ही तो ये वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मैं जो है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स की जगह पे क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या मैं अपथ्रस्ट को लिख सकता हूँ वी रो जी, यानी क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वी जो है वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। एक बार देखो मैं बोर्ड पर कैमरे में सब कुछ सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, सब सही आ रहा है कैमरे में, ओके। सो मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बताओ। इस वी की जगह पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स की जगह पे क्या मैं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ।
ठीक है। और ये आपका क्या है, ये आपका, इसको मैं वी एफ बोल देता हूँ, क्या बोलता हूँ, वी एफ बोलता हूँ। व्हाट इज वी एफ? वी एफ मीन्स वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। इट्स नॉट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, इट्स वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, बट मैं शॉर्ट में वी एफ लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। तो ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड या वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। एंड ये जो डेंसिटी है, डेंसिटी बताओ किसकी होती है, डेंसिटी ये फ्लूइड की होती है कि नहीं होती है? तो यहाँ से आपको मिल रहा है थ्रस्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड एंड वॉल्यूम ऑफ सॉरी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू जी। आपको एक अच्छे से पता होगा कि जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ये हमारा होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से मास क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा, है कि नहीं, बताओ। तो मास क्या होगा, मास होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, कई बार देख चुके हैं। तो ये बताओ, ये है आपका वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ये है आपका डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो क्या ये मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस नहीं बन जाएगा? मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये है डेंसिटी, ये है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, तो क्या ये मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस नहीं बन जाएगा? तो यहां से मैं अपथ्रस्ट को लिख सकता हूं, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू मास एम, मास मास ऑफ फ्लूइड इनटू में जी। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बताओ। ये एम क्या है, ये आपका है मास, मास ऑफ फ्लूइड, मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। अब ये बताओ, आपको पता है कि जो वेट होता है, वेट यहाँ पे लिख देता हूँ कोने में, वेट क्या होता है, mg के बराबर होता है कि नहीं होता? वेट mg के बराबर होता है। तो यहाँ से आपका अपथ्रस्ट क्या आ जाएगा, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू मास ऑफ फ्लूइड इनटू जी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मास ऑफ फ्लूइड, ये आपका कितना आ जाएगा, ये m इनटू जी। वेट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये आ जाएगा वेट, वेट ऑफ फ्लूइड, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। तो यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल सर ने यही एक सजेशन दिया था, यही एक आइडिया दिया था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लिक्विड में आप इमर्स कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप लिक्विड में इमर्स कर रहे हो, तो इमर्स करने की वजह से उसके ऊपर जो अपथ्रस्ट लगेगा, उस वो अपथ्रस्ट की वैल्यू क्या होगी, उस अपथ्रस्ट की वैल्यू उसके वेट के बराबर होगी, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। जितना भी वो जो है, जितना वो वॉल्यूम डिस्प्लेस करता है, उस जितना भी फ्लूइड वो डिस्प्लेस करता है, उस डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम का जो वेट होगा, उस वेट को मेजर कर लीजिए आप, और उतना ही क्या लगेगा, अपथ्रस्ट लगेगा। मतलब सिंपल वर्ड्स में इन्होंने ये बोला कि अगर आपके पास एक कंटेनर है और आपने क्या किया, आपने उस कंटेनर को, सिंपल सी बात है, लॉजिकल बात है, अगर हम सोचेंगे तो समझ में भी आता है, हाँ भी ऐसा होता है। तो अगर हमने क्या किया कि अगर एक ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट को हमने एक कंटेनर में भरा हुआ है, पूरा फुल एकदम टॉप तक भरा हुआ है, और कोई भी ऑब्जेक्ट हमने इसके अंदर इमर्स किया, तो उसका जो पानी डिस्प्लेस हुआ, उस पानी को क्या कर लो, कलेक्ट कर लो, उसका बाद में मेजरमेंट कर लो। तो जितना उसका वेट आएगा, वेट ऑफ दैट पार्टिकुलर फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, उसका जो वेट होगा उतना ही आपका क्या होगा, अपथ्रस्ट उस लिक्विड ने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया है। ठीक है, तो यही था, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ कि ये अपथ्रस्ट, यही मतलब आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही था, यही सजेशन था कि जो अपथ्रस्ट होगा वो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड के बराबर होगा। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा, इरेज कर देता हूँ इसको मैं। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये था कि an object submerge an object submerged in a liquid, an object submerged in a liquid, whether fully or partially immersed, an object submerged in liquid, whether fully or partially, experiences an upthrust, which is equal to weight of fluid displaced, ये आर्किमिडीज सर ने ये सजेशन दिया था, ये लॉ दिया था, और इसको आप जो है याद कर लीजिए। यानी बेसिकली अपथ्रस्ट किसके बराबर होगा, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू
mg के बराबर होगा, जहाँ पे m क्या है आपका, m जो है मास ऑफ फ्लूइड, नहीं मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड है, मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ये कहानी है। तो ये अपथरस किसके बराबर होता है, अपथरस इज इक्वल टू वेट के बराबर होता है। ठीक है, समझ में आया आपको। तो ये एक लॉ था, इसको आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो कि हमने इसको पढ़ लिया, आगे हम इसको यूज़ करेंगे। तो चलिए इसके बाद जो है हम एक छोटा सा और टॉपिक पढ़ते हैं, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन डालते हैं हम अगला टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो इरेज कर रहा हूँ मैं इसको, ओके इरेज कर रहा हूँ। हवा हवा ए हवा तू मुझको बता दे, कहाँ खुली खुली जुल्फ बता दे, एक और मिला दे। चलो देखो, तो अगला जो टॉपिक है, आजकल ये वाला गाना बहुत फेमस हो रहा है, रील पे काफ़ी वायरल हो रहा है, हवा हवा। हालांकि काफ़ी जो है पुराना गाना है, हसन सर ने इसको गाया है, बट अभी ये हर जगह यही गाना सुनने को मिल रहा है, तो वही मेरे जुबान पे लगा हुआ है। तो चलिए अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ फ्लोटेशन। यहाँ पहले हम देख लेते हैं कंडीशन फॉर फ्लोटेशन। छोटे छोटे बालक हैं आप, तो पहले ये देख लेते हैं कंडीशन फॉर फ्लोटेशन, कंडीशन फॉर फ्लोटेशन। कंडीशन फॉर फ्लोटेशन आप पढ़ चुके हैं कि कब कोई ऑब्जेक्ट तैरेगा, कब कोई ऑब्जेक्ट डूबेगा, ये तो सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं ना, छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। बट चलिए आज एक बार फिर से हम देख लेते हैं। तो बेसिकली देखो, अगर कोई कंडीशन फॉर फ्लोटेशन क्या है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होगा आपका ऑब्जेक्ट और एक होगा आपका लिक्विड। एक होगा आपका ऑब्जेक्ट और एक होगा आपका लिक्विड। तो यहाँ पर मैं एक बना लेता हूँ, यहाँ पे फिर से हमने एक बना लिया है सिलेंडर। सिलेंडर की कमी नहीं है मेरे पास, बहुत सारा सिलेंडर है, जेब में लेके घूमता हूँ मैं, और जहाँ मन करता है वहाँ निकाल देता हूँ। तो ये आपका कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर आपका कुछ भी फ्लूइड हो सकता है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, XYZ कुछ भी आपका फ्लूइड यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, अब इसका जो डेंसिटी है, भाई फ्लूइड है तो उसकी कुछ ना कुछ तो डेंसिटी होगी ना, हर एक चीज़ की डेंसिटी होती है। तो इसकी भी डेंसिटी है, इसकी डेंसिटी हम मान लेते हैं रो है। इसकी डेंसिटी कितनी है, रो, या फिर इसको रो एफ बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, रो एफ बोल देते हैं। और इसके अंदर जाहिर सी बात है कोई ना कोई हम ऑब्जेक्ट इमर्स करेंगे, वही तो देखेंगे कि ऑब्जेक्ट डूब रहा है कि नहीं डूब रहा, सॉलिड कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेंडर या जो भी है, हम सॉलिड ऑब्जेक्ट किसी भी शेप का हो सकता है वो। तो जब हम इसके अंदर इमर्स करेंगे तो यही तो देखेंगे कि वेदर दैट ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग और सिंकिंग, वो डूब रहा है कि तैर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं, इस ऑब्जेक्ट की भी कोई ना कोई डेंसिटी होगी, इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को हम बोलते हैं रो एस बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, रो एस बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, रो एस। अब आपको पता है कि जिस भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी हल्की होगी वो ऊपर होगा, जिसकी डेंसिटी भारी होगी वो नीचे होगा। तो अगर हमारे पास ये कंडीशन होगी कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, यानी डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो है वो कम है आपका, तो भाई अगर डेंसिटी कम है तो या हल्का होगा, ऑब्जेक्ट अगर हल्का होगा तो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। तो इफ डेंसिटी, इफ इंक लाना पड़ेगा इसको, चलो इससे काम चलाते हैं हम, ये इसमें होगा। तो इफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज लेस देन डेंसिटी is less than density of fluid, then object will float। ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। वो किस तरह से फ्लोट करेगा, कुछ इस तरह से फ्लोट करेगा। अगर ये आपका एक सिलेंडर है, ये आपका क्या है, सिलेंडर है, डू 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 डू, और ये ऐसे भरा हुआ है कुछ इसके अंदर फ्लूइड, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। तो इसके अंदर क्या होगा, कुछ ऑब्जेक्ट पानी के अंदर रहेगा, कुछ मतलब कुछ पोर्शन जो है वो पानी के अंदर रहेगा, लिक्विड के अंदर रहेगा, और कुछ पोर्शन क्या होगा, पानी के बाहर रहेगा। तो ये एक तो चीज़ ये हो गई, तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो डेंसिटी अगर हल्की होगी तो भारी मतलब फ्लोट करेगा, और किस तरह से फ्लोट करेगा, इस तरह से। अगर ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन है तो क्या होगा, इस तरह का कुछ फ्लोटिंग होगा, कुछ ऑब्जेक्ट जो है सॉलिड का, कुछ ऑब्जेक्ट पानी के अंदर रहेगा, और जो है कुछ ऑब्जेक्ट, एक सेकेंड, कुछ ऑब्जेक्ट जो है पानी के अंदर रहेगा, और कुछ ऑब्जेक्ट क्या होगा, पानी के बाहर रहेगा। इस तरह के कुछ सिनेरियो देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है,
नहीं, मुझे लगा कि कहीं को मैंने माइक माइक जो है म्यूट किया, तो कहीं माइक म्यूट तो नहीं है, मैं ऐसे ही पढ़ाया जा रहा हूँ पढ़ाया जा रहा हूँ, जो है लाइव भी नहीं हो कि आप सब बताओगे मेरे को, तो वही मैं चेक कर रहा था। तो मतलब अगर ये कंडीशन होगी कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, तो कुछ पार्ट पानी के अंदर रहेगा, कुछ पार्ट पानी के बाहर रहेगा, मस्त अपना क्या करेगा, फ्लोट करेगा ये। दूसरा कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अब क्या हो गया भाई, जो ऑब्जेक्ट डाला है आपने वो भारी हो गया, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो वो भारी हो गया, और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या है आपकी, हल्की हो गई, मतलब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड आपका कम हो गया, हल्का। तो आपको पता है कि भारी ऑब्जेक्ट क्या होता है, डूब जाता है, हल्का ऑब्जेक्ट तैरता है। तो इस वाले केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट विल सिंक, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट आपका सिंक हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आपका डूब डूब जाएगा। और डूबने का कंडीशन क्या है भाई, सबको पता है, सबकी लंका जो है डूबा हुआ है। ये फ्लूइड है, और कोई भी ऑब्जेक्ट आप इसके अंदर डालोगे तो एंटायरली क्या हो जाएगा, इसके अंदर डूब जाएगा, एंटायरली क्या हो जाएगा, इसके अंदर डूब जाएगा, नीचे जाके सेटल हो जाएगा, बेसिकली बैठ जाएगा इसके तहत में। और बताओ और कुछ हो सकता है क्या, एक तो ये हो गया डेंसिटी कम हो गई, एक बार डेंसिटी सॉलिड की ज़्यादा हो गई, क्या और कोई कंडीशन हो सकती है, एक और कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है, एक कंडीशन ये हो सकती है कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा बताओ, ऑब्जेक्ट डूबेगा, ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, कि क्या होगा। इसमें तो सबको क्लियर हो रहा है कि भाई जो है अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड जो है लेस देन है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से, तो ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। अगर ये कंडीशन हो गई कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन, भाई हल्की चीज तैरेगी, भारी चीज डूबेगी, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट विल सिंक, डेफिनेटली ऑब्जेक्ट विल सिंक। बट व्हाट हैपेंस इफ दैट इज द केस, the density of solid is equal to density of fluid, so in that case object will also float, object अभी भी float करेगा, डूबेगा नहीं, object अभी भी float करेगा। so object will float, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। लेकिन इसमें पता है स्पेशल क्या होगा, इस पर स्पेशल ये होगा कि अगर हमारा ये कंटेनर है, ये क्या है आपका, ये कंटेनर है, तो ये अगर हमारे पास एक कंटेनर है, तो मान लेते हैं ये सिलेंडर है हमारा, तो इस बार कंडीशन कुछ ऐसे रहेगी, मतलब जस्ट सरफेस पे आके, मतलब वाटर जो भी लेवल होगा आपका लिक्विड का, तो क्या होगा, मान लो यहाँ तक लेवल है लिक्विड का, तो जस्ट एकदम यहाँ पे आके क्या करेगा, फ्लोट करेगा। अगर ऐसा है तो ऐसे जस्ट यहाँ पे एकदम सरफेस पे लेवल पे आके क्या करेगा, फ्लोट करेगा। ऐसे फ्लोटेशन को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्लोटेशन, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्लोटेशन। इसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्लोटेशन बोलते हैं। लिमिटिंग फ्लोटेशन क्यों, क्योंकि अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड थोड़ी सी भी ज्यादा हुई, अगर डेंसिटी ऑफ सॉलिड थोड़ी सी भी ज्यादा हुई, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। तो उसको इस तरह के फ्लोटेशन को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्लोटेशन बोलते हैं। यानी डेंसिटी अगर थोड़ी सी भी ज्यादा हुई तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। ठीक है, तो ये तीन स्टोरी हमने देखी। पहला देखा डेंसिटी अगर सॉलिड लेस देन है तो फ्लोट करेगा, डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो जो है सिंक कर जाएगा। और अगर ये वाला केस है तो इस केस में भी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जो है सिंक नहीं करेगा, फ्लोट करेगा। और पर उसमें पार्टिकल सिनेरियो ये रहेगा, उसमें सिनेरियो ये रहेगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा, इसको नोट कर लो। इसके बाद फिर एक लॉ ऑफ फ्लोटेशन, जो कि आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको हम शुरू करते हैं। तो चलिए, अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं, लॉ ऑफ कंडीशन फॉर फ्लोटेशन हो गया। अब हम देखेंगे लॉ ऑफ फ्लोटेशन, तो जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है तो क्या कहानी होती है। चलो, तो अगला टॉपिक जो है हमें पढ़ना है वो है लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ, पूरा हिंटा देता हूँ, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। अरे मेरी अंग्रेजी समझ में आती है ना तुम्हें, दिल्ली से हमने पढ़ाई करी है,
दिल्ली से अंग्रेजी सीखा सीखा है मैंने। नहीं ये मजाक नहीं है, ये सच है। ये मजाक नहीं है। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन देखो, अब लॉ ऑफ फ्लोटेशन देखो, पहले समझो कि ये जो फ्लोटेशन है, फ्लोटेशन मतलब समझ रहे हो क्या होता है? फ्लोटेशन मतलब कोई भी चीज़ फ्लोट करती है, कोई भी चीज़ क्या करती है? फ्लोट करती है। और ध्यान देने वाली बात ये है कि जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करती है तो फ्लोट करने का मतलब वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पे होता है। यानी अगर फ्लोट मीन्स क्या होता है? अगर कोई प्रोजेक्ट फ्लोट कर रही है, क्या कर रही है? फ्लोट कर रही है, क्या कर रही है? फ्लोट। फ्लोट मतलब तैर रही है, क्या कर रही है? तैर रही है। तो इसका मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। और जो बच्चे मेरा लेक्चर देखते हैं उनको पता है कि इक्विलिब्रियम मीन्स क्या होता है। इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे बॉडी पे लगने वाली नेट फोर्स क्या होती है? जीरो होती है। मतलब इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन है कि जहाँ पे नेट फोर्स जो होगी बॉडी के ऊपर वो क्या होगी? जीरो होगी। मतलब तभी तो भाई मस्त एक ऑब्जेक्ट जैसे ये कंटेनर है और मस्त ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? ऐसा फ्लोट कर रहा है, क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है, डर रहा है, ऐसा फ्लोट कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। जब फ्लोट कर रहा है, ना ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है ना ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, तो ये बैलेंस्ड होगा कि नहीं होगा? बैलेंस होगा ना, यानी जितना फोर्स नीचे लग रहा होगा। अब तो भाई इसका देखो, ये जो कंटेनर होगा इसका एक इसका कुछ ना कुछ मास होगा कि नहीं होगा? मान लेते हैं मास m है, तो नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा mg। बट ये ना तो नीचे जा रहा ना तो ऊपर जा रहा। तो अब आपको पता है कि ये जो है लिक्विड, इसके ऊपर ऊपर की तरफ एक अपथ्रस्ट लगाएगी। तो अब ये ऑब्जेक्ट ना नीचे जा रहा ना ऊपर जा रहा, तो इसका मतलब क्या है? जो अपथ्रस्ट होगा वो किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा। यानी बॉडी पे लगने वाली नेट फोर्स क्या हो गई? नेट फोर्स जीरो हो गई। अगर नेट फोर्स जीरो ना हुई होती, अगर ये वाली फोर्स ज़्यादा हुई होती तो ये ऑब्जेक्ट नीचे आता, डूब जाता। और अगर अपथ्रस्ट ज़्यादा होता तो ये नीचे ना आके ये ऊपर ऐसे चला जाता, ज़्यादा कहीं आता। बट स्टेबल है ना, ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा ना ऊपर जा रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट आपका स्टेबल है। ऑब्जेक्ट आपका क्या? स्टेबल है, ना तो नीचे जा रहा ऊपर। इसका मतलब बॉडी पे लगने वाली नेट फोर्स क्या होती है? जीरो। तो जब कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पे है, मीन्स मीन्स आपका क्या है? बॉडी पे नेट फोर्स लगने वाली नेट फोर्स क्या होगी? आपकी जीरो होगी। बॉडी पे लगने वाली नेट फोर्स क्या होगी? ये जीरो होगी। ये एक कंडीशन है जो कि हमेशा आपका वैलिड रहेगा, हमेशा ट्रू रहेगा। और कोई कंडीशन हो तो मैं नहीं कह सकता कि वो हमेशा ट्रू रहेगा कि नहीं रहेगा। बट इफ द ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग, इफ ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग, तो उस सिनेरियो में आपका जो बॉडी पे लगने वाला, मतलब हर एक कंडीशन में आपका अगर ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है तो वहाँ पे लगने वाली नेट फोर्स क्या होगी? जीरो होगी। ये पक्की बात है, ये पक्के से पक्की बात है। ये कहीं भी अगर लिखा हुआ आ जाए कि ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है तो आप उसके ऊपर लगने वाली नेट फोर्स क्या है उसको जीरो आप कर सकते हो। उस पर लगने वाली नेट फोर्स क्या कर सकते हो? जीरो कर सकते हो। ठीक है। और 90% केसेस में आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चन 9th क्लास में जो क्वेश्चन वगैरह मिलेंगे वो ये मिलेगा कि अगर ऑब्जेक्ट आपका क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है, तो लगने वाला जो ऑब्जेक्ट का वेट होगा, वेट यहाँ अपथ्रस्ट जो होगा, अपथ्रस्ट अपथ्रस्ट जो होगा वो वेट के बराबर होगा। अपथ्रस्ट क्या होगा? लगने वाला जो अपथ्रस्ट होगा वो किसके बराबर होगा? वेट के बराबर होगा। अपथ्रस्ट क्या होगा? वेट के बराबर होगा। इतनी बातें क्लियर हुई हैं? मतलब 90% केसेस में या 95% क्वेश्चन में आपको यही देखने को मिल जाएगा कि जो वेट ऑफ जो सॉलिड होगा वो अपथ्रस्ट के बराबर होगा 90% केसेस में। अब हो सकता है कोई धागा वगैरह लगा के और अटैच वगैरह कर दिया जाए, तब तो बात अलग है। बट उस केस में ये रूल रहेगा। बट 90% 95% क्वेश्चन में आपका वेट जो होगा वो अपथ्रस्ट के बराबर होगा। इतनी बातें क्लियर हैं? हाँ भाई, इतनी बातें क्लियर हैं। चलो एक चीज़ और देखते हैं। एक छोटा सा जो है फ्लोटेशन का एक लॉ है, एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है। इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं जिसपे न्यूमेरिकल वगैरह हम करेंगे। हालांकि मेन चीज़ यही है, अगर ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है तो उस पर जितनी भी फोर्सेज लग रही हैं सारी फोर्सेज कैलकुलेट कर लो। और सारी फोर्सेज कैलकुलेट करने के बाद उस पर नेट फोर्स क्या कर दो? जीरो कर दो। चलो एक चीज़ और देखते हैं। देखो, अगर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। तो वेट जो होगा, वेट जो होगा, वेट ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा, ऑब्जेक्ट का वेट किसके बराबर होगा? अपथ्रस्ट के बराबर होगा। अगर ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है और जस्ट किसी चीज़ से बंधा हुआ नहीं है, इस ऑब्जेक्ट को ऐसे करके छोड़ दिया और कुछ देर बाद हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है आपका फ्लोट कर रहा है, क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि बॉडी पे लगने वाली जो नेट फोर्स होगी,
नेट फोर्स यानी जो अपथ्रस्ट होगा वो उसके वेट के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में काउंटर बैलेंस होंगे कि नहीं होंगे, काउंटर बैलेंस होंगे तभी जो है ये दोनों जो है रुक पाएंगे कि नहीं रुक पाएंगे, तभी तो फ्लोट करेगा, अदरवाइज नीचे ऊपर होगा कहानी। तो अगर ये केस है कि ऑब्जेक्ट अगर आपका फ्लोट कर रहा है तो उस केस में जो बॉडी का जो वेट होगा वो अपथ्रस्ट के बराबर होगा। वेट को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेट, ये वेट आपका क्या है, वेट ऑफ सॉलिड, तो इसको मैं लिख सकता हूँ मास ऑफ सॉलिड इंटू जी, लिख सकता हूँ कि नहीं सकता हूँ भाई ये बताओ यार, ये वेट होगा, वेट अपथ्रस्ट के बराबर होगा कि नहीं होगा, डाउट तो नहीं है ना कुछ। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है तो उस पर लगने वाली जो मतलब वो इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम होगा तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम क्या होता है, बॉडी पर लगने वाली नेट फोर्स क्या होगी, जीरो होगी, बॉडी पर नेट फोर्स क्या होगी, जीरो। अगर बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है तो वेट अपथ्रस्ट के बराबर होगा, तभी नेट फोर्स जीरो होगी। तो मैं कह रहा हूँ वेट जो है अपथ्रस्ट, अब वेट क्या होता है, mg के बराबर होता है। वेट कौन लगाएगा, अरे इसका इस वाले सिलेंडर का जो एंटायर मास होगा वही तो वेट के बराबर काम करेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वेट की जगह पे लिख दिया मास ऑफ सॉलिड, ms लिख दिया, क्या लिख दिया, ms लिख दिया। और यहाँ पे आपका g हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट इसके बराबर होता है v रो g, अपथ्रस्ट इसके बराबर होता है v रो g होता है। तो ये बताओ ये जो v होता है ये वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस के बराबर होता है कि नहीं होता, ये जो v होता है आपका ये वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस के बराबर होता है कि नहीं होता। मान लेते हैं कि ये जो है आपका ये पूरा सिलेंडर है, इस पूरे सिलेंडर की जो हाइट है वो h है, इसको हम बोल देते हैं इसको मैं बोल देता हूँ हाइट ऑफ सॉलिड, क्या बोल दिया, हाइट ऑफ सॉलिड बोल दिया, क्या बोल दिया, इस पूरे सिलेंडर का जो हाइट है, कुछ ना कुछ तो हाइट होगी, तो उस पूरे हाइट को मैंने क्या बोल दिया, उस पूरे हाइट को मैंने hs बोल दिया। और मान लेते हैं ये वाला जो पार्ट है ये हमने बोल दिया हाइट ऑफ फ्लूइड, क्या बोल दिया, हाइट ऑफ फ्लूइड, यानी इतना पार्ट जो है वो पानी के अंदर है। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ कि वेट जो है अपथ्रस्ट के बराबर होगा और वेट जो है mg के बराबर होगा, तो यहाँ पे वेट किसका होगा, वेट किसका एक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट का ही तो वेट एक्ट करेगा। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉलिड इनटू जी इज इक्वल टू, ये अपथ्रस्ट किसके बराबर होता है, v रो जी होता है, v आपको पता है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और ये होता है तो इसको मैं लिखता हूँ vf, लिख दूँ vf, vf मीन्स वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड नहीं, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, याद रखना। और यहाँ पे जो आपका डेंसिटी है इसकी, ये डेंसिटी किसकी है, फ्लूइड की है, तो f लिख दिया, vf इंटू रो एफ इज इक्वल टू g। इतनी बातें क्लियर। और मैंने ये बोला कि ये सिलेंडर है, मान लेते हैं सिलेंडर का जो हाइट है टोटल वो hs है, और जितना पार्ट पानी के अंदर है उसको बोल दिया hf बोल दिया। छोटा सा पार्ट छोटको सा दिखाई दे रहा है कैमरे में, हाँ सब दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो छोटको सा जो पार्ट पानी के अंदर है ये hf है, क्या है, hf है। तो यहाँ से देखो ये g से g मर जाएगा कि नहीं मर जाएगा, g से g कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या है, यहाँ से आपका आ जाएगा मास ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस इनटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब आपको अच्छे से पता है कि जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो यहाँ से मास की अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो मास क्या हो जाएगा आपका, मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, होगा कि नहीं होगा, ये फॉर्मूला याद कर लो, मास जो है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मतलब आगे हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे, जहाँ पे मास लिखा रहेगा वहाँ पर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख देंगे। तो ये आपका क्या है, मास ऑफ सॉलिड है, तो मास ऑफ सॉलिड कैसे निकलेगा, ये आपका आ जाएगा ये आपका आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इंटू में डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो ये छोटा सा एक्सप्रेशन है जो कि आप याद रखोगे, तो अगर आप याद रखोगे तो जीवन आपका थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अदरवाइज ये मतलब एक छोटा सा शॉर्टकट है, ये आपको क्या है, एक शॉर्टकट है। हालांकि मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप शॉर्टकट यूज़ करो, मैं तो आपको ये बोलूँगा कि आप हमेशा इसी प्रोसीजर का यूज़ करो, बट स्टिल जब आपका ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पे फ्लोट करे तो आप यहाँ पे जो है इस चीज़ को नोट कर सकते हो। क्या, बस सिंपल सा एक्सप्रेशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इंटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, छोटा सा एक्सप्रेशन है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इंटू में डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस इंटू में डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। चलो अगर मैं थोड़ा सा और इसको आगे लेके जाता हूँ, अगर मैं इसी कहानी को थोड़ा सा और, ये तो याद, ये याद रख लेना, वॉल्यूम, इसी को हम लॉ ऑफ फ्लोटेशन का फॉर्मूला ही बोलते हैं, मैंने बुक्स वगैरह में देखा है, जो आईसीएससी बोर्ड्स वगैरह रहते हैं उसमें इसी को हम लॉ ऑफ फ्लोटेशन, यहाँ पे वी एस है, इधर कर देते हैं डेंसिटी, ये बाकी मेन वो नहीं है, बाकी आप इसको ऐसे ही याद करो अगर आप याद भी करना चाहते हो। तो मेन कंसर्न कहाँ से आया है ये आपको समझ में आ गया होगा, कहाँ से आया होगा ये आपको समझ में
आ गया होगा। तो ये चीज़, ये कहानी चल रही है। अब देखो, अगर मैं इसको फर्दर थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ, अगर मैं इसको थोड़ा सा फर्दर और आगे लेके चलता हूँ, तो मान, अगर मैं ये बोल दूँ कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए है, अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की जगह पर लिख सकता हूँ ए इंटू में वॉल्यूम निकालना है मुझे पूरे सॉलिड का, तो एरिया ए हो गया। और आपको पता है कि एरिया में अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, वॉल्यूम आता है। तो यहाँ पे मैं हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर एच एस है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एच एस, क्या लिख दूंगा, एच एस इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस क्या होगा, एरिया ए है और कितना पार्ट अंदर है सिलेंडर का, सॉलिड का कितना पार्ट अंदर है, जितना पार्ट अंदर होगा उतना ही तो वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा। तो कितना कितना हाइट अंदर है, एच एस, एच एफ, तो इसको मैंने लिख दिया एच एफ इंटू में डेंसिटी रो एफ हो गया। अब देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, सिंपल सा एक और एक्सप्रेशन मिलेगा, हाइट ऑफ सॉलिड इंटू में डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू हाइट ऑफ फ्लूइड इंटू में डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो ये दो एक्सप्रेशन मैं चाहूँगा आपको, आप इसको याद रखिएगा। और दो, एक एक्सप्रेशन ये हो गया और एक एक्सप्रेशन हो गया, सिंपल सा एक्सप्रेशन है, क्या, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। और दूसरा क्या है, हाइट, एक वॉल्यूम के टर्म में हो गया, एक हाइट के टर्म में हो गया, तो हाइट ऑफ सॉलिड इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू हाइट ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ये दो कुछ है क्वेश्चंस जो कि आप इसको याद कर सकते हैं, और इससे जो है आपके न्यूमेरिकल बहुत इजी और बहुत ही जल्दी जल्दी आपके ये न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, फिर इस पे हम जो है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो डू यहाँ पे मैं कोने में जो है फॉर्मूला लिख देता हूँ। आपका क्या है, एक है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस इनटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। एक तो इसका यूज आप कर सकते हो, हालांकि मैं चाहूँगा कि आप कॉन्सेप्ट से करो, ज़्यादा बेटर है। और दूसरा आपका क्या है, हाइट ऑफ सॉलिड इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू हाइट ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ये दो हमारे पास फॉर्मूले हैं जिनका हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को जो है रिवाइंड करके इसको दोबारा आप देख सकते हो, ठीक है। चलो अब एक जो है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन नोट करो, और क्वेश्चन है आपका हवा हवा ए हवा मुझको बता दे। चलो देखो, क्वेश्चन है आज की आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, द डेंसिटी, सॉरी, द वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ an object, the volume of an object is 0.01 मीटर क्यूबिक, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, उसका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 0.01 एंड डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज 600 kg पर मीटर क्यूबिक, ठीक है। तो दो सवाल हैं इसमें, दो ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। पहला जो है हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ये हमें निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। और दूसरा हमें क्या निकालना है, दूसरा हमें निकालना है कि मैक्सिमम मास which can be put on the object, the maximum mass which we can put on object till it float। समझ गया ना मेरी भावनाओं को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अंग्रेजी में मत जाना मेरे, अंग्रेजी मेरी यहाँ पे आने से थोड़ी सी ख़राब हो गई है। पहले मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी, लेकिन जब से मैं यहाँ आया हूँ मेरी अंग्रेजी थोड़ी सी ख़राब हो गई है। तो मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यानी हम मतलब ये है कि कितना मास हम उस पर और एक्स्ट्रा रख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट आपका डूबे ना, फ्लोट करे,
ठीक है। तो चलो ये कुछ सवाल हैं, इसको आप जो है पॉज कर लीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। दिख रहा है ना कैमरे में? दिख रहा है, ठीक है। नोट पॉज कर लीजिए और पॉज करने के बाद में इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। देखो होगा क्या, यहाँ तो डायरेक्टली हम एक कॉन्सेप्ट यूज कर लें, डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज कर लें। अगर हम फॉर्मूले से करेंगे तो देखो यहाँ से हम डायरेक्टली कर लेंगे कि अगर मैं फॉर्मूले से करूँ तो मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इंटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो यहाँ से अगर मैं ये निकालूँ, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमें ये बताना है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। तो अगर मैं इस फॉर्मूले से इसको करने की कोशिश करूँ तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉलिड इंटू मास ऑफ सॉलिड इंटू, चलो ऐसे ही इसी फॉर्मूले से करते हैं। तो आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 0.01 दिया हुआ है इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड 600 दिया हुआ है। और हाँ एक चीज, एक इन्फॉर्मेशन और दी हुई है कि ये जो है वाटर में है, किस में है, ये सारी चीजें वाटर में हो रही है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, ये आपका 1000 kg पर मीटर क्यूबिक है। वेरी सॉरी, ये जो है आपका वाटर में है, वाटर में सारी कहानी हो रही है। तो वाटर ऑफ डेंसिटी कितनी दी है, 1000 kg पर मीटर क्यूबिक दिया हुआ है। तो आपका जो है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जो है, हमें क्या वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस होगा, तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस इनटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड आपका कितना है, इनटू में 1000 है। इतनी बात ये क्लियर है? अब देखो ये आपका 2 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, ये हमारा आ जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कितना आ जाएगा 6/1000, जो कि कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू 0.006 मीटर क्यूबिक आ जाएगा। तो इतना जो है आपका क्या होगा, इतना आपका जो फ्लूइड होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेस्ड होगा। यानी ये जो ऑब्जेक्ट हम जब इसमें इमर्स करेंगे तो कितना फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा, वो 0.06 मीटर क्यूबिक जो है वॉल्यूम को क्या करेगा, वो डिस्प्लेस करेगा। दूसरा हमसे पूछ रहा है कि मतलब ये सिनेरियो है बेसिकली, देखो ये एक कंटेनर है, ये आपका सिनेरियो है। बेसिकली है क्या कि ये आपका वाटर है, तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूबिक होती है। और एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट का जो है डेंसिटी ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है, सिलेंडर में मान लेते हैं, इसकी जो डेंसिटी है वो 600 kg पर मीटर क्यूबिक है। और इसका जो वॉल्यूम है, यानी इसका जो वॉल्यूम है V है, वो आपका 0.01 मीटर क्यूबिक है। तो ये कुछ फ्लोट कर रहा होगा, तो फ्लोट कर रहा होगा तो भाई क्या होगा, सिंपली अगर ये फ्लोट कर रहा होगा तो फ्लोट करेगा तो जो मास होगा, जो वेट होगा, वो अपथरस के बराबर होगा। तो वही आप यहाँ से भी ये भी कर सकते हो कि जो वेट होगा, वेट इज इक्वल टू अपथरस, तो वेट इज इक्वल टू mg, तो m इंटू जी इज इक्वल टू अपथरस। अपथरस क्या हो जाएगा, v रो जी, जी से जी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। मास को क्या लिखता हूँ, मास को वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, ये आपका कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इंटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो चाहे आप कॉन्सेप्ट से कर लो, चाहे आप कॉन्सेप्ट से कर लो, चाहे आप जो है यहाँ से इस फॉर्मूले से कर लो, बात एक ही है। समझ में आया? अब देखो मेन बात है दूसरा पार्ट। तो दूसरा पार्ट हमसे क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट हमसे कह रहा है कि इसके ऊपर हम कितना जो है मास रख सकते हैं कि लिमिटिंग फ्लक्चुएशन आएगा। मतलब लिमिटिंग फ्लक्चुएशन मतलब जब मास रखेंगे 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 तो वेट बढ़ेगा, तो वेट बढ़ेगा तो नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, नीचे आएगा ना। तो मतलब जब ये एकदम जस्ट सरफेस पे आएगा, मतलब उससे ज़्यादा मास, थोड़ा सा भी अगर मास ज़्यादा रखे तो क्या हो जाएगा, वो सिंक हो जाएगा। तो हमें ये बताना है कि वो कितना होगा। समझना आ रहा है? जो टोटल मास होता है, टोटल जो अपथ्रस्ट होगा वो किसके बराबर होगा, वेट के बराबर होगा। तो यहाँ से अगर मैं ये बोलूँ कि टोटल वेट हम कितना निकाल सकते हैं, तो टोटल वेट आपका क्या हो जाएगा, अपथ्रस्ट के बराबर हो जाएगा। तो अपथ्रस्ट क्या होगा आपका, v रो जी। तो अगर मैं ये निकालूँ कि टोटल अपथ्रस्ट कितना होगा, तो टोटल अपथ्रस्ट आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट का टोटल वॉल्यूम कितना है, तो ये आपका हो जाएगा 0.01 इंटू डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी है इसकी 600। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है,
वेट पूछ रहा है हमसे, बेसिकली मास पूछ रहा है, तो अगर मैं वेट निकालूँ तो वेट इंटू में जी यानी 10 ले लो, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वेट आ जाएगा, यानी मैक्सिमम इतना वेट जो है पुट कर सकते हो। तो 2 जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी आपको कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो से कैंसिल, ये आपको कितना आ जाएगा 60। तो ये वेट कितना आ जाएगा 60, यानी मैक्सिमम वेट जो है वो आप 60 का रख सकते हो। तो यहाँ से अगर आपसे क्या पूछ रहा है, मास पूछ रहा है, तो मास आपका पता है वेट जो होता है किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है। यहाँ से आपका मास कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका वेट 60 इज इक्वल टू मास m इंटू में g आपका 10 है, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो मास कितना आ जाएगा, मास इज इक्वल टू 6 kg आ जाएगा, मास कितना आ जाएगा 6 kg आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो उस ओरिजिनल क्वेश्चन में यहाँ पे वेट था, वेट आपका डायरेक्टली क्या आ जाएगा, वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से आप अपथ्रस्ट की वैल्यू निकाल सकते हो, अपथ्रस्ट आपका क्या होगा, वी रो जी के बराबर होगा, क्योंकि ये टोटल ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है, तो वही वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड या वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू जी, तो अपथ्रस्ट इज इक्वल टू इसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। बट आपसे यहाँ से मास पूछा है क्वेश्चन में, मैंने मास लिख दिया था, तो मास आपका कितना हो जाएगा, मास को आप सिंपली जी से डिवाइड कर देंगे तो ये चीज़ें आ जाएंगे। ठीक है, चलो एक दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तो ये समझ में आ गया ना, चलो आगे चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं इस पे, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो जो अगला क्वेश्चन ये है, देखो कि आज की क्लास का जो है वो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि मान लेते हैं ये हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, आपके पास एक कंटेनर है और बेसिकली इस कंटेनर के अंदर आपका वाटर फील्ड है, क्या है, इस कंटेनर के अंदर आपका वाटर फील्ड है। वाटर की जो डेंसिटी होती है वो आपका 10⁻³ kg पर मीटर क्यूबिक होती है। डेंसिटी क्या होती है, 10⁻³ वाटर की डेंसिटी कितनी होती है। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है, एक सॉलिड सिलेंडर है, ये सिंक कर मतलब फ्लोट कर रहा है, क्या कर दिया हुआ है कि फ्लोट कर रहा है, दिया हुआ है इक्विलिब्रियम कंडीशन है, और ये कुछ इस तरह से फ्लोट कर रहा है कि अगर मैं इसकी हाइट जो है टोटल L मान लूँ, क्या मान लूँ, इसकी सिलेंडर की हाइट गिवन है टोटल L है, तो इसमें से आपका 1/3 पार्ट जो है 1/3 पार्ट जो है पानी के अंदर है, यानी ये सिंपली L का 1/3 पार्ट पानी के अंदर है, और 2/3 पार्ट जो है वो पानी के बाहर है, यानी ये L ये हो जाएगा, मतलब टोटल जो है टोटल लिक्विड का टोटल सिलेंडर का जो है आपका L/3 पार्ट पानी के अंदर है, ये वाला पार्ट, और पानी के बाहर क्या है, पानी के बाहर जो 2/3, भाई अगर ये L है तो L/3 तो 2L/3 होगा, है कि नहीं। तो हमें क्या निकालना है, हमें, और ये दिया हुआ है कि दिस इज एट इक्विलिब्रियम, दिया हुआ है दिस इज एट इक्विलिब्रियम, दिस इज एट इक्विलिब्रियम, ये किसमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि ये इक्विलिब्रियम में है, किसमें है, ये इक्विलिब्रियम में है। तो बात ये है कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है फाइंड डेंसिटी ऑफ सॉलिड, हमसे डेंसिटी ऑफ सॉलिड पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हमसे डेंसिटी ऑफ सॉलिड पूछ रहा है। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितना होगा, ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। चलो, तो या तो आप इसको कॉन्सेप्ट के हिसाब से कॉन्सेप्ट के हिसाब से कर लो, ये मच्छर आ गया है, तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या करोगे, अगर ये ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है तो वेट किसके बराबर होगा, अपथ्रस्ट के बराबर होगा, वेट क्या हो जाएगा, mg के बराबर होगा, मास ऑफ सॉलिड इनटू g इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट किसके बराबर होगा, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू v रो g, ये वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, g से g क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मास को मैं क्या लिखता हूँ, मास ऑफ सॉलिड को मैं क्या लिखता हूँ, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस इनटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो बस यहाँ पे आपका जो है सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हमें क्या निकालना है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड निकालना है, क्या निकालना है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड निकालना है। तो यहाँ से वॉल्यूम के टर्म में आप बात कर लो, तो वॉल्यूम को मैं क्या लिखता हूँ, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम को मान, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मान लेते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा एरिया इनटू ये आपका टोटल एल हो जाएगा, भाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड
एरिया इंटू में हाइट एल, टोटल हाइट कितनी है एल है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कैसे निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड हमारा हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड क्या हो जाएगा, एरिया इंटू ए, और आपका जो है टोटल एल का कितना है, L/3 पार्ट पानी के अंदर है, तो एल बाई इसका लेंथ कितना हो जाएगा, L/3 पार्ट हो जाएगा। तो ये आपका वॉल्यूम और ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड आ जाएगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से आपका एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितना आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाय 3। तो ये आपका डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितना दिया हुआ है 1000/3। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो जो भी आंसर आएगा 333 kg पर मीटर क्यूबिक, ये आपका क्या आ जाएगा, डेंसिटी आ जाएगा। ठीक है, तो ना यही आएगा ना, ठीक है, यही आ जाएगा। ठीक, तो ये आपको क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड आ जाएगा, इतनी इसकी डेंसिटी होगी। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी तरह के क्वेश्चन हैं, इजी कॉन्सेप्ट पे हैं, आप इसको कर सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन हम करते हैं इस पे। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जो है वीडियो लंबी हो गई है काफ़ी, तो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर इस वीडियो को हम फिनिश करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे इस वीडियो से जो है क्लियर हो गए होंगे। चलो एक आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे जिसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलो क्वेश्चन है आज का कि an iceberg of density, आइसबर्ग है तो इसकी डेंसिटी कितनी है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, जो आपका आइस होता है उसकी डेंसिटी थोड़ी सी कम होती है, तभी तो फ्लोट करता है। तो द आइसबर्ग ऑफ डेंसिटी इतना फ्लोट्स in sea water of density 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है, ये है। सो फाइंड द portion which is above sea level or which is visible मतलब देखो, जो है आइसबर्ग है तो आइसबर्ग की डेंसिटी दे रखी है, सी वाटर है तो डेंसिटी दे रखी है, तो कुछ ना कुछ जो आइसबर्ग होगा उसका कुछ प्रोपोर्शन नीचे होगा, है ना, कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन नीचे होगा, कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन उसका ऊपर होगा। तो कितना प्रोपोर्शन जो है वो विजिबल है हमें ये बताना है, कितना प्रोपोर्शन क्या है विजिबल है हमें ये बताना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जो कॉन्सेप्ट बताए हैं, जो कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट से होगा तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई कर लीजिए। ठीक है, चलो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, 1 2 3 सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर नहीं किया तो वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लो। चलो मान लेते हैं आपका ये समुद्र है, ये आपका क्या है, ये समुद्र है, समुद्र ये आपको क्या है, ये समुद्र है। ठीक है, ये आपको क्या है, समुद्र है, ये समुद्र है। और मान लेते हैं ये आपका क्या है, ये टोटल आपका ये आपका आइसबर्ग है, क्या है, आइसबर्ग है। तो टोटल मान लेते हैं जो आपका आइसबर्ग है, टोटल जो है मान लेते हैं जो आइसबर्ग है ये है आपका, इसकी जो हाइट है वो L है। आइसबर्ग जो है मतलब अब ये निकालना है कितना पार्ट पानी के बाहर है ना, तो वही निकाल रहे हैं। तो मान लेते हैं कि टोटल पार्ट जो है वो क्या है, L है। टोटल पार्ट क्या है, मतलब टोटल जो लंबाई है आइसबर्ग की वो L है। और हम ये देख लेते हैं कि पानी के अंदर जो है, मान लेते हैं x हाइट पानी के अंदर है भाई, L हो गया, तो ये आपको कितना हो जाएगा, मान लेते हैं x जो है, ये आपका x पार्ट जो है वो पानी के अंदर है। समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, आइसबर्ग है, बड़ा सा आइसबर्ग है, और मान लेते हैं कि भाई जो है इसका जो आइसबर्ग है, आइसबर्ग का जो टोटल लेंथ है वो L है, और पानी के अंदर जो है वो उसका कितना पार्ट है, x पार्ट अंदर है। तो यहीं से आपका आ जाएगा कितना भाई, कितना पोर्शन जो है, कितना फ्रैक्शन है वो पानी के बाहर है, ये तो निकालना है हमें। तो चलो यहाँ से अगर ये फ्लोट कर रहा है, ये भी दिया हुआ है कि ये फ्लोट कर रहा है, क्या कर रहा है, एन आइसबर्ग
डेंसिटी इन सी वाटर, an iceberg of density floats, ये देखो ना फ्लोट्स है, क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, फ्लोट कर रहा है मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो यहाँ से आप कॉन्सेप्ट लगाओ, या तो डायरेक्टली कॉन्सेप्ट लगा दो, या डायरेक्टली आप क्या लगा दो, यहाँ से आप डायरेक्टली हाइट ऑफ सॉलिड इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड, हाइट ऑफ सॉलिड इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू हाइट ऑफ फ्लूइड इंटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ये लगा दो। या चाहे तो आप इसको कॉन्सेप्ट से भी कर लो, अगर आप इस फॉर्मूले से करोगे तो 1 सेकंड में सवाल सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज आप कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो। आपने कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाएगा, अगर ये फ्लोट कर रहा है तो मास ऑफ सॉलिड इंटू, यानी अगर ये फ्लोट कर रहा है तो वेट किसके बराबर हो जाएगा, थ्रस्ट के बराबर हो जाएगा। वेट किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है, तो मास ऑफ सॉलिड इंटू जी। अब थ्रस्ट किसके बराबर होता है, थ्रस्ट v रो जी के बराबर होता है। एफ लगा देता हूँ, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो मास ऑफ सॉलिड आ जाएगा। मास ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इंटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। मास को मैं क्या लिखता हूँ, मास को मैं लिखता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, इसको मैं लिखता हूँ, ये आपको वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है, तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड आपको क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड को लिखता हूँ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, सॉरी ये तो वॉल्यूम ऑलरेडी है, तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हो जाएगा। तो इसको एज इट इज रहने दो, इसको क्या कर दो, एज इट इज रहने दो। अब अगर मैं इसको वॉल्यूम को कवर करूँ, मान लेते हैं इसका एरिया जो है वो क्या है, ए है, इसका टोटल एरिया क्या है, ए है, तो यहाँ से आ जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या आ जाएगा, ए इंटू में टोटल हाइट कितनी है, एल, तो ये आपको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ जाएगा। यहाँ से वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड आपको कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ टोटल क्या आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से ये निकालूँ, ये हमने क्या निकाल लिया, डेंसिटी दिया हुआ है और ये वॉल्यूम निकाल लिया। यहाँ पे आपका डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड निकालूंगा, तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इतना क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू एरिया इंटू में टोटल पार्ट कितना है, एक्स पार्ट अंदर है, तो यहाँ से ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, एल इंटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू एक्स इंटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, एक्स इंटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो एल पार्ट जो है टोटल अंदर, यहाँ से अगर मैं इनका रेशियो निकालूँ तो ये आ जाएगा एल बाय एक्स इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन में डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ये पार्ट आ जाएगा, यानी दोनों का आपको क्या मिल गया, रेशियो मिल गया। तो यहाँ से अगर मैं ये निकालूं, एल पार्ट टोटल है, तो यहाँ से अगर मैं एक्स बाय एल निकालूं, क्या निकालूं, एक्स बाय एल, क्योंकि कुछ भी कर सकते हो, एल बाय एक्स निकाल सकते हो, चलो ये निकाल लेते हैं। तो एल बाय एक्स क्या हो जाएगा, एल बाय एक्स आ जाएगा, एल बाय एक्स इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कितना दे रखा है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड दे रखा है 1.1 अपॉन में, और डेंसिटी ऑफ सॉलिड का देखा है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड दिया हुआ है 0.9 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ 0.9, तो यहाँ से और डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं ये निकालूं, एक्स बाय एल का रेशियो कितना आ जाएगा, एक्स बाय एल का रेशियो आ जाएगा 9/11, कितना आ जाएगा 9/11, यानी अगर टोटल पार्ट 11 है तो उसमें से जो है बाहर कितना है, जो है टोटल पार्ट जो है वो बाहर है, टोटल पार्ट जो है मान लेते हैं, टोटल पार्ट जो है आपका बाहर कितना, एक्स है, टोटल पार्ट बाहर कितना है, एक्स है, तो यहाँ से आपका जो पार्ट आ जाएगा, यानी 9, जो अगर टोटल पार्ट ये एक्स है, टोटल पार्ट क्या है, टोटल पार्ट आपका 11 है, तो 11 में से आपका क्या है, 9 पार्ट जो है वो पानी के अंदर है, 9 पार्ट आपका क्या है, पानी के अंदर है, तो बाहर कितना हो जाएगा, बाहर आपका 2/11 वाला पोर्शन पानी के जो है बाहर होगा। भाई समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, अरे मैंने ये बोला था कि टोटल जो हाइट है वो एल है और पानी के अंदर जो है ये एक्स है, तो यहाँ से मैं हमारे पास रेशियो आ रहा है एक्स बाय एल। यहाँ पे पूछ क्या रहा था आपसे, फाइंड द पोर्शन विच इज एबव सी लेवल और विच इज विजिबल, तो टोटल जो है 11 है और पानी के अंदर कितना है, एक्स क्या है, पानी के अंदर कितना पार्ट डूबा हुआ है, तो पानी के अंदर कितना पार्ट डूबा हुआ है, 9 पार्ट डूबा हुआ है, तो विजिबल कितना होगा 2/11, अगर टोटल हाइट 11 होगी तो उसमें से 2 पार्ट ही तो विजिबल होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये कुछ एक लास्ट में मैंने आपको एक अच्छा क्वेश्चन ले लिया है, तो इसी तरह के क्वेश्चन हैं इसमें, और ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, तो इसी तरह से आप पढ़ाई करते रहिए, फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।